So hello guys, welcome to Goodwill Education. That is one stop destination for your academics. आज की जो वीडियो है वो 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है और 12th क्लास के स्टूडेंट्स का इंग्लिश का सबसे पहला एग्जाम है। प्रिपरेशन अगर खतरे में है तो गुडविल एजुकेशन आपके साथ है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैराथन इंग्लिश की प्लेलिस्ट को जरूर चेक करना और अपना पूरा का पूरा सिलेबस बहुत ही इफेक्टिवली आप लोगों को करना है। गाइस आज की जो ये वीडियो है ये है फिगर ऑफ स्पीच के ऊपर कि कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है जो 12th क्लास के अंदर पोम्स के अंदर पूछी जा सकती हैं। गाइस फिगर ऑफ स्पीच, पोएटिक डिवाइस, लिटरेरी डिवाइस, ये तीनों के तीनों नाम अलग अलग हैं लेकिन इनका मीनिंग एक ही होता है। तो गाइस फिगर ऑफ स्पीच कौन सी यूज हुई है मैं आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको समझाऊंगा कि कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है और उनका मीनिंग क्या है और आप कैसे उनको आइडेंटिफाई कर सकते हो। भाई क्वेश्चन कैसे आता है? क्वेश्चन ऐसे आता है कि भाई एक स्टैंजा गिवन है पोम का और उसके अंदर ये पूछ लिया जाता है कि भाई आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच मेंशन इन द स्टैंजा। अब मेरे को पता कैसे चलेगा? पता तभी चलेगा यार जब मेरे को पता होगा कि भाई किस फिगर ऑफ स्पीच का मतलब क्या है। तो पहले मैं आप लोगों को ये बताऊंगा। देखो डायरेक्टली अगर मैं तुम्हें ये बता दूं कि भाई माय मदर एट 66 में ये फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई है, एलिमेंट्री स्कूल में ये हुई है, कीपिंग क्वाइट में ये हुई है, तो कोई फायदा नहीं है। तो पहले मैं तुम्हारे को बताऊंगा कि फिगर ऑफ स्पीच क्या है और कौन सी हैं जो आपके सिलेबस में यूज हुई हैं, और फिर मैं आप लोगों को एक फाइल भी दे दूंगा जिसके अंदर चैप्टर वाइज बेसिकली पोम वाइज आपको सारी की सारी फिगर ऑफ स्पीच लिखी होंगी। अगर आपको समझ ना आए तो आप उनको एग्जैक्टली लर्न भी कर सकते हो, क्योंकि मेरा ये मानना है कि फिगर ऑफ स्पीच के ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है। और जो बच्चा 80 में से 80, क्योंकि 20 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल है, 80 में से 80 मार्क्स स्कोर करना चाहता है तो उसके लिए एक एक मार्क जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो फिगर ऑफ स्पीच जो है वो क्या है चलिए देखते हैं। गाइस सबसे पहली और बेसिक जो फिगर ऑफ स्पीच सबसे ज्यादा यूज हुई है हमारी पोम्स में वो हुई है सिमिली। सिमिली क्या होता है? जब भी एक चीज का कंपैरिजन हम किसी दूसरी चीज से करते हैं तो हम उसको सिमिली कहते हैं। लेकिन यहां खास बात ये होती है कि जब भी कंपैरिजन होगा तो वहां एज और लाइक वर्ड यूज होता है। जब भी एक चीज का कंपैरिजन किसी दूसरी चीज से हो रहा है तो वहां क्या यूज होता है भाई? एज और लाइक वर्ड यूज होता है। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं यहां पे गाइस, अगर मैं बात करता हूं, सॉरी फॉर द डिस्ट्रैक्शन, अगर मैं बात करता हूं यहां पे माय मदर एट 66 पोम की, तो आप वहां पे देखोगे जो पोएट है वो अपनी मदर के फेस का कंपैरिजन एक कॉप्स के फेस से करती है, ठीक है, और दूसरी जगह पे वो अपनी मदर के फेस का कंपैरिजन लेट विंटर मून से करती है, और दोनों जगह एज या लाइक में से एक एक वर्ड यूज हुआ है। तो वहां पे सिमिली का यूज हो रहा है, ठीक है। सिमिली आपको ध्यान रखनी है। सिमिली के बाद आता है दोस्तों मेटाफर। मेटाफर क्या होता है? मेटाफर भी भाई कंपैरिजन ही होता है। मेटाफर कंपैरिजन ही होता है, एक चीज की तुलना किसी दूसरी चीज से की जाती है। लेकिन आप हमेशा ये ध्यान रख लो, कंपैरिजन का मतलब ये नहीं होता कि हम सिमिलैरिटी के सेंस में कंपैरिजन करेंगे। हमेशा हो सकता है कि मैं कंपैरिजन कर रहा हूं और मैं वहां सिमिलैरिटी नहीं दिखा रहा दोनों चीजों के अंदर, बल्कि अपोजिशन दिखा रहा हूं, तो वो भी सिमिली या मेटाफर में से हो सकता है। लेकिन सिमिली में कंपैरिजन जब होगा तो एज लाइक वर्ड यूज होगा, लेकिन मेटाफर में कभी भी कंपैरिजन के अंदर एज और लाइक वर्ड यूज नहीं होता। किसी एक चीज की तुलना किसी दूसरी चीज से की जाती है, किसी एक व्यक्ति की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति से की जाती है, या उसके अंदर किसी क्वालिटी को डिस्क्राइब किया जाता है कंपैरिजन के सेंस में, लेकिन वहां एज लाइक यूज नहीं होता। जैसे कि मैंने बोला भाई एलिमेंट्री स्कूल में एक वर्ड आता है पेपर सीमिंग बॉय। क्या लिखा है भाई? पेपर सीमिंग बॉय। अब यहां पे जो लड़का है जो एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम के अंदर है उसके अपीयरेंस को पेपर से कंपेयर किया गया है, मतलब पेपर जितना पतला है उतना ज्यादा पतला शायद वो लड़का है। तो एग्जैगरेट करते हुए हमारे को बोला गया है कि बच्चा पेपर की तरह है। तो यहां एज और लाइक वर्ड यूज नहीं हुआ, डायरेक्ट कंपैरिजन है। ए इज लाइक बी नहीं है, बल्कि ए इज बी है कि वो बच्चा पेपर की तरह ही है। तो ये आपका क्या होता है? मेटाफर होता है दोस्तों, ठीक है। अब ये बेसिक मैं वो बता रहा हूं आपको जो आपके सिलेबस में यूज हुई हैं, जो आपकी पोम्स में आपको दिखाई देंगी, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब तीसरे नंबर पे जो मैं बात करूंगा गाइस वो है आयरनी। आयरनी क्या होता है? बहुत ही बेसिक सी फिगर ऑफ स्पीच है गाइस, ये तो प्रोस में भी बहुत ज्यादा यूज होती है चैप्टर्स में आपके। आयरनी का मतलब होता है जो एक वर्ड है वो कहीं ना कहीं एक सिचुएशन है जो अपोजिट है उस चीज से जैसी वो दिखाई गई है। अगेन मैं रिपीट कर देता हूं, कोई भी ऐसी सिचुएशन जो जैसी दिखाई गई है उससे अगर अपोजिट है तो उसको हम क्या कहते हैं? आयरनी कहते हैं। जैसे मान लेते हैं हम माय मदर एट 66 की अगर हम बात करें तो वहां पे लिखा हुआ है गाइस सी यू सून अम्मा। तो सी यू सून अम्मा में माय मदर एट 66 में जो पोएट है वो एक्सपेक्ट करती है कि वो अपनी मदर से दोबारा मिलेगी, लेकिन क्या वो अंदर से फील करती है वो मिल पाएगी? नहीं करती, क्योंकि उसे पता है कि उसकी मदर काफी ज्यादा बूढ़ी हो चुकी है और उनकी कभी भी डेथ हो सकती है। और इसके अलावा अगर मैं कहता हूं स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, लास्ट में पोएट स्माइल कर रही होती है अपनी मदर को देख के, लेकिन क्या वो सच में खुश होती है? नहीं होती। तो यहां पे हमारा क्या यूज हुआ है?
आयरनी यूज हुआ है। तो समझ में आया आपको आयरनी क्या होता है। आयरनी के बाद हम मूव करते हैं गाइस एक बहुत ही बेसिक फिगर ऑफ स्पीच पे, जो कि होती है एलिट्रेशन। अब एलिट्रेशन का मतलब क्या होता है दोस्तों। एलिट्रेशन का मतलब होता है कोई दो वर्ड जो एक साथ आ रहे हैं, दो या तीन वर्ड एक साथ आ रहे हैं, और उनका इनिशियल साउंड मतलब शुरू का जो साउंड है वो सेम है। जैसे मान लो यहां पे मैं एलिमेंट्री स्कूल का एग्जांपल लेता हूं, फार, फार फ्रॉम। अब फार और फार तो भाई दोनों के दोनों सेम वर्ड ही आ गए। अगर सेम वर्ड आ रहे होते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, रेपिटिशन कहते हैं। लेकिन फार फार के बाद देखो यहां फ्रॉम भी आ रहा है, और फ्रॉम में भी फ का साउंड आ रहा है, और फार में भी फ का साउंड आ रहा है। तो दोनों वर्ड्स में जो शुरुआत का इनिशियल साउंड है वो क्या है, सेम है। तो उसको हम क्या कहते हैं भाई, एलिट्रेशन कहते हैं। और रिपीटिशन हम किसे कहते हैं, जब दो वर्ड हैं जो कि एग्जैक्टली सेम आ रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद मैं बात करता हूं गाइस पन की। अब पन क्या होता है, पन एक जगह पे यूज हुआ है आपकी फिगर ऑफ स्पीच, जो कि कीपिंग क्वाइट पोम में यूज हुई है। पन का मतलब होता है जब किसी एक वर्ड के दो मीनिंग्स होते हैं। जब भी किसी एक वर्ड के दो मीनिंग होते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, पन कहते हैं। जैसे कि फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई है गाइस आर्म्स के अंदर। आर्म्स क्या है, कीपिंग क्वाइट में जब पैब्लो नेरुडा कहता है कि डोंट मूव योर आर्म्स, नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच, तो इसका मतलब है कि हम अपने आर्म्स को मूव ना करें, मतलब अपनी बाहों की भी बात कर रहे हैं। और वेपन्स, आर्म्स का मतलब वेपन्स भी होता है, तो हम उसकी भी बात कर रहे हैं। तो ये होता है आपका पन। इसके बाद एक थोड़ी सी डिफिकल्ट है, बच्चों को समझ नहीं आती, ये होती है भाई ट्रांसफर्ड एपिथेट। अब ट्रांसफर्ड एपिथेट क्या होता है, ये कहीं कहीं पे यूज हुआ है आपकी पोम्स के अंदर। ठीक है, ट्रांसफर्ड एपिथेट गाइस होता है आपका, एपिथेट का मतलब होता है बेसिकली एक एडजेक्टिव। एपिथेट का मतलब क्या होता है भाई, कोई भी एक एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव का काम क्या होता है, किसी भी नाउन की क्वालिटी को शो करना। जैसे मान लो मैंने यहां पे लिखा भाई गुड बॉय, तो गुड बॉय में नाउन क्या है, बॉय है, और बॉय की क्वालिटी क्या है, वो गुड है। तो ये गुड जो है वो इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। लेकिन यहाँ एपिथेट का मतलब एडजेक्टिव है, और ये जो एपिथेट होता है किसी भी पोम में जब दो वर्ड्स आ रहे होते हैं जिनमें से एक एडजेक्टिव होता है और एक नाउन होता है, तो वो एडजेक्टिव जिस नाउन के साथ यूज हुआ है वो उसकी क्वालिटी को नहीं दिखाता, बल्कि किसी दूसरे नाउन की क्वालिटी को दिखाता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पे बोला, मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं फिर पोम से बताऊंगा। मैंने यहां पे बोला स्लीपलेस नाइट। ठीक है, क्या लिखा मैंने, स्लीपलेस नाइट। तो नाइट का मतलब तो भाई रात होता है, और स्लीपलेस का मतलब है जब नींद ना आए। तो स्लीपलेस एक एडजेक्टिव है। तो क्या नाइट कभी स्लीपलेस होती है, नाइट कोई पर्सन तो नहीं है। स्लीपलेस कौन होता है, कोई लिविंग पर्सन होता है, जैसे इंसान हो सकता है। तो स्लीपलेस क्या नाइट की क्वालिटी है, नहीं है। तो यहां जो ये एडजेक्टिव यूज हो रहा है, क्या ये नाइट को क्वालिफाई कर रहा है, नहीं कर रहा, बल्कि किसी दूसरे नाउन को कर रहा है, लेकिन नाइट के साथ यूज हो रहा है। तो ये क्या हो गया भाई, ट्रांसफर्ड एपिथेट, क्योंकि जो एडजेक्टिव यूज हुआ है वो ट्रांसफर्ड है किसी दूसरे नाउन पे। समझ में आया। ऐसे ही मैं अगर तुम्हारी पोम से बात करूं तो थिंग ऑफ ब्यूटी में आप देखते हो एक जगह पे लिखा होता है ग्लूमी डेज। ठीक है, तो ये भी आपका ट्रांसफर्ड एपिथेट है। दूसरा आंट जेनिफर, क्योंकि डेज तो ग्लूमी नहीं होते कभी भी, ग्लूमी का मतलब सैड होता है। और दूसरी जगह अगर मैं आंट जेनिफर की बात करूं तो वहां पे लिखा है भाई टेरिफाइड हैंड्स। तो क्या हैंड्स सच में टेरिफाइड होते हैं, तो हैंड्स तो टेरिफाइड नहीं होते, हैंड्स तो हैंड्स होते हैं, टेरिफाइड तो आंट है। तो ट्रांसफर्ड एपिथेट यहां टेरिफाइड हैंड्स के अंदर भी यूज हुआ है। इसके अलावा बात करते हैं दोस्तों पर्सोनिफिकेशन की। अब पर्सोनिफिकेशन क्या होता है दोस्तों, पर्सोनिफिकेशन में देखो शुरू में ही वर्ड आ रहा है पर्सन। पर्सन का मतलब कोई भी एक जीवित व्यक्ति। तो पर्सोनिफिकेशन होता है जब भी किसी नॉन लिविंग थिंग या एनिमल, ध्यान से सुनना, कभी भी किसी नॉन लिविंग थिंग या एनिमल में किसी ह्यूमन क्वालिटी को जब शो किया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। जब भी किसी नॉन लिविंग थिंग या किसी एनिमल में ह्यूमन मतलब इंसान की किसी खूबी को, क्वालिटी को शो किया जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। जैसे कि भाई ट्री स्प्रिंटिंग, क्या है, ट्री स्प्रिंटिंग। माय मदर एट 66 के अंदर आता है ये, जिसमें आप देख रहे हो ट्रीज मूव नहीं करते हैं, मोशनलेस होते हैं। वैसे तो हम लिविंग कहते हैं साइंस में ट्रीज को, लेकिन नॉन लिविंग ही माना जाता है क्योंकि मोशनलेस है, ह्यूमंस तो नहीं है ना। तो इनको स्प्रिंटिंग, स्प्रिंटिंग मतलब मूव करता हुआ दिखाया गया है, जब कॉन्ट्रास्ट होता है मदर के कैरेक्टर से, क्योंकि मदर जो है वो मोशनलेस होती है पोएट की, और बाहर ट्रीज जो है वो मूव कर रहे हैं। अब मूव नहीं कर रहे होते, बेसिकली ये क्रिएट किया गया है क्रिएटिव लैंग्वेज में कि जब हम ट्रैवल कर रहे होते हैं फास्ट रनिंग व्हीकल से, तो बाहर की जो चीजें होती है वो अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ती हुई नजर आती हैं। तो यहां पर्सोनिफिकेशन यूज हुआ है। और दूसरा कहां पे यूज हुआ है, आंट जेनिफर्स टाइगर्स के अंदर। जब आंट जेनिफर जो टाइगर एम्ब्रॉयड कर रही होती है तो वो उनको क्या बोलती है भाई, स्लीक बोलती है, स्मूथ बोलती है। स्मूथ, स्लीक का मतलब होता है स्मूथ, सर्टेनिटी मतलब कॉन्फिडेंट बताती है उनको। ठीक है, और तीसरी चीज उनको क्या बोलती है, वो शिवैलरिक बोलती है। शिवैलरिक का मतलब क्या होता है भाई,
प्राउड, और प्राउड कौन होता है अपनी एग्जिस्टेंस को लेके? ह्यूमन होता है। तो एनिमल के अंदर ह्यूमन की क्वालिटी को शो किया जा रहा है, तो ये हमारा क्या होगा यहाँ पे? पर्सोनिफिकेशन होगा दोस्तों, ठीक है। और इसके अलावा भी वैसे फिगर ऑफ स्पीचेस होती हैं, लेकिन ये आपकी जो है वो सबसे ज्यादा मेन है। इसके अलावा मैं बात करूं तो गाइस इमेजरी और सिंबल होता है, जो एलिमेंट्री स्कूल में बहुत ज्यादा यूज हुआ है। इमेजरी और सिंबल क्या होता है? जब किसी भी एक वर्ड को किसी दूसरी इमेज को रिफ्लेक्ट करने के लिए यूज किया गया है, किसी भी एक वर्ड को किसी सिंबल की तरह किसी दूसरी इमेज को रिफ्लेक्ट करने के लिए यूज किया गया है। जैसे कि मैं बात करता हूं ट्री रूम, तो ट्री रूम जो है वो एलिमेंट्री स्कूल के अंदर वर्ड आता है जो कि एक ऐसे प्लेस को बताया गया है जिसका कोई बाउंड्री नहीं है, जिसकी कोई बाउंडेशन नहीं है। ऐसे ही स्क्विरल गेम एलिमेंट्री स्कूल में यूज हुआ है। स्क्विरल गेम फ्रीडम को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि जैसे स्क्विरल जो है वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे घूमते रहती है बिना किसी बाउंडेशन के, तो वैसे ही जो पॉइंट है वो चाहता है कि बच्चों की भी कोई बाउंडेशन ना हो। तो ये सारी की सारी फिगर ऑफ स्पीचेस जो है वो सबसे ज्यादा आप लोगों की पोम्स के अंदर यूज हो रही हैं। अगर किसी को लगता है सर इनके अलावा भी कोई फिगर ऑफ स्पीच है जो हमारे को समझ में नहीं आती है, तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर तुम मेंशन कर सकते हो। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि जितनी भी फिगर ऑफ स्पीचेस यूज हुई हैं उनकी जो फाइल है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर अटैच कर दी है। पोम वाइज मैंने अटैच कर दी है कि कौन सी पोम में कौन सी फिगर ऑफ स्पीचेस यूज हुई हैं। अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आएगा कि भाई क्या फिगर ऑफ स्पीचेस हैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा भाई, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, कोई नाता नहीं है, तो क्या करना है? आप रट लो, अच्छे तरीके से रट लो, क्योंकि 1 से 2 मार्क्स आपका फिगर ऑफ स्पीच का जो क्वेश्चन है वो रेज जरूर होगा। और जो बच्चे टॉप करना चाहते हैं, जो अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, उनके लिए तो भाई ये चीज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आई होप गाइस आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। जो भी बच्चे जिन्होंने अभी तक अपनी 12th क्लास की इंग्लिश की प्रिपरेशन नहीं की है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करो और जल्दी से अपने पूरे सिलेबस को कंप्लीट करो। मैंने अपनी पूरी की पूरी जो बुक है टॉपर्स मैनिया राइटिंग सेक्शन और लिटरेचर की, उसको भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर अटैच कर दिया है, उसको डाउनलोड कर सकते हो। अपनी प्रिपरेशन बड़ा धूमधाम से आप कर सकते हो और अपने मार्क्स बहुत अच्छे ला सकते हो। लेकिन अगर कोई बच्चा नया है यार चैनल पे, तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, बेल आइकन को जरूर हिट करो, ताकि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यार, वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, फैला दो, आपकी तरह वीडियो को फैला दो, इतना ज्यादा फैला दो कि पूरे YouTube पे इंग्लिश की प्रिपरेशन के लिए अगर कोई चैनल नजर आएगा तो वो कौन सा होगा? सिर्फ और सिर्फ गुडविल एजुकेशन होगा। तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कीप वाचिंग गुडविल एजुकेशन, दैट इज वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर योर एकेडमिक्स।